हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड इस दिन गाइज मैं आप सभी लोगों के लिए प्रे कर रहा हूं कि आप सभी लोग आने वाले कुछ सालों के अंदर आपकी डिज़ायर्ड पोस्ट हासिल कर लें। और जैसे कि जिन लोग का सपना आईएएस आईपीएस का होता है, तो आने वाले कुछ सालों में आप एसडीएम की पोस्ट पर अलॉट रहें और इस दिन सेम डेट पर 15 अगस्त को आप अपने काडर के अंदर इंडिपेंडेंस डे को अलग ही तरीके से एक्सपीरियंस करें। मैंने कलेक्टर की पोस्ट इसलिए नहीं बोली क्योंकि इतनी जल्दी कलेक्टर की पोस्ट मिलती नहीं है, या फिर जो लोग आईपीएस ऑप्ट जिन लोगों ने किया हुआ है तो डेप्यूटी एसपी की पोस्ट उनको मिल जाए जल्दी, यानी कि आने वाले 2-3 सालों में, और वो अपने काडर के अंदर अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिपेंडेंस डे के ही दिन अपने परेड ग्राउंड में, उनकी डिस्ट्रिक्ट का जो परेड ग्राउंड होता है वहाँ पर एक अलग ही तरीके से इंडिपेंडेंस डे को एक्सपीरियंस करें। तो इसी के साथ आप लोग को अपनी तैयारी जो है वो, इसी सपने के साथ बेसिकली आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देना है अपनी तैयारी में, और लगे रहो बिल्कुल, क्योंकि आपको आने वाले कुछ सालों में सेम डेट के दिन, सेम डेट, इस समय पर, अगर आप ये लेक्चर मेरा मॉर्निंग में देख रहे हो तो इस समय पर आपको अरेंजमेंट करनी है इंडिपेंडेंस डे की पूरी। हालांकि अरेंजमेंट सभी लोग करेंगे, बट हाँ फिर भी आपको चीज़ें ऑर्डर देना पड़ता है मैनेजमेंट के लिए। आप जानते हो उसके बारे में कि वेरियस चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पर जाते हो और काफ़ी सारे लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। तो वो जो चीज़ है उसको इमेजिन करो आज ही की डेट में और लग जाओ, कि जिससे कि वो सपना आने वाले कुछ सालों में आपका पूरा हो जाए। अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब फाइनली अपने लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का गाइस लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। ये लेक्चर जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे सोर्सेज से न्यूज़ को कवर करते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो किसी भी सोर्स से आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड यहां पर प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज़ कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज़ को भी कवर करते हैं। आप फेसबुक पर हैं तो आप, ये मेरी प्रोफाइल है, इस पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। और टेलीग्राम का भी अपना एक चैनल है, झा_सर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, डिटेल्स जो है या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मैं आप लोग को प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। अभी आपके सामने कुछ स्लाइड्स आएंगी, ये आज के टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। इसको देख लीजिए एक बार। जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज़ को कवर करते हैं। तो चलिए फिर समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को फटाक से शुरू कर लेते हैं। तो पेपर 1 से रिलेटेड जो पहला टॉपिक है, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के अंदर कुछ गाँव में स्केट पार्क जो है वो बिल्डअप किए गए थे। स्केट पार्क, जो स्केटिंग होती है ना, आपने देखी होगी स्केटिंग, ये स्केट बोर्ड आपको दिखाई दे रही है और स्केटिंग है ये। तो ऐसे स्केट पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश के कुछ गांव में बिल्डअप किए गए थे, बनाए गए थे, डेवलप किए गए थे। इस स्केट पार्क से मदद मिली गरीब परिवारों के, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को, जो किसान फैमिलीज हैं, किसान परिवार हैं, उनके बच्चों को, कि उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर स्केटिंग प्रैक्टिस करें, स्केटिंग में अपना करियर बनाएं और वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि वो ना ही सिर्फ अपनी फैमिली को जो है वो गरीबी से निकाल पाएँ, बल्कि इंडिया को भी वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर सकें। और इसी को लेकर ये फंडिंग वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, स्केट बोर्ड्स की, टूर्नामेंट्स के, ट्रिप्स की, ये सब चीज़ों की। तो ये चीज़ मध्य प्रदेश में देखने को मिली। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए आया, तो कभी कभी ऐसा मेंस में क्वेश्चन बनता है कि सरकार जो है, सरकार अपने वेरियस पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स के थ्रू क्या क्या चीज़ें कर सकती है, यानी कि किस किस चीज़ों में जो है वो ग्रोथ हासिल कर सकती है, डेवलपमेंट हासिल कर सकती है। तो ज़्यादातर लोग इकोनॉमी के बारे में लिखते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं, जो आज की डेट में चल रहा है। बट आपको अपने मेंस के आंसर में अब ये भी चीज़ लिखना है कि सरकार कई बार अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, इनिशिएटिव्स के थ्रू सोसाइटल चेंजेस को भी चेंज करती है। तो इससे क्या होगा कि आपके आंसर को एक अलग ही जो है वो इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, कि जो भी चेक कर रहा होगा उसको लगेगा कि हाँ यार, वाकई में आप काफ़ी अवेयर पर्सन हो और आपका जो अप्रोच होती है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है आपकी। अब देखो इसमें क्या किया सरकार ने स्पोर्ट्स वगैरह पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आज की डेट में आप देख ही रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स के पर भी डेवलपमेंट हो रहा है। बट स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट से सिर्फ
लोग जो है वो ना ही सिर्फ हम लोग इंटरनेशनली स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, बल्कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे वो लोकल लेवल की हो, लोगों के बीच में एक फ्रेंडशिप क्रिएट करती है। स्पोर्ट्स एक फ्रेंडशिप का प्रतीक भी कहते हैं हम लोग। हम लोग भले ही कितने भी एंटी हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एंटी हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती है। इंडिया पाकिस्तान की पॉलिसी को पसंद नहीं करता, पाकिस्तान इंडिया की पॉलिसी को पसंद नहीं करती है, ऐसी चीज़ होती है। बट क्रिकेट के ग्राउंड में हम लोग फ्रेंडली तरीके से खेलते हैं। कभी कभी हो जाती है हरकतें, बट फिर भी जो क्रिकेट, जो स्पोर्ट्स जो होता है, वो दो नेशंस के बीच में या लोकली हम लोग को देखने को मिलता है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो मित्रता बढ़ाई जा सकती है या रिलेशनशिप डेवलप किया जा सकता है। वैसे ही कुछ यहाँ पर हुआ मध्य प्रदेश के अंदर गांव में, और इवन आप लोग आज भी जानते हैं कि आज भी हमारी कंट्री में काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर आज भी जेंडर प्रेजुडाइज, कास्ट प्रेजुडाइज हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि पक्षपात देखने को मिलता है। आज भी ऊंची जाति निचली जाति वाला सिनेरियो देखने को मिलता है। आज भी कि महिला जो है वो घर में रहेंगी, महिला को जो है वो बंद किया जाता है, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, आज भी ऐसी चीज़ होती हैं। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के पर्पज से यहाँ पर गाँव में स्केट बोर्ड जो है, या फिर स्केट पार्क जो है वो बना दिए गए, जहाँ पर बच्चों को स्केट बोर्ड दिए जा रहे हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं कहीं जब वो खेलेंगे तो वो मैटर नहीं करेगा कि सामने वाला जो है वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, उसका जेंडर क्या है, वो मैटर नहीं करेगा। सब आपस में जो है वो खेलेंगे, और इससे क्या होगा, मित्रता बढ़ेगी। और जो ये गैप हम लोग को देखने को मिलता है, ये जो पक्षपात वाली जो चीज़ें, जो ये आइडिया जो सामने आया लोगों के बीच में, या फिर आपको कहें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ये सब अप्रोचेस की कास्ट की, क्योंकि ये फैमिली में ही होती है पूरी चीज़। अगर फैमिली के अंदर सिखाया जाए बच्चों को कि नहीं यार, ऊंची जाति निचली जाति कुछ नहीं होता, तब जो है फिर हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट क्या होता है, गांव क्षेत्रों में बचपन से ही बच्चों को फीड कर दिया जाता है कि वो निचली जाति का है, उससे दूर रहना, ये लड़की है, उसको घर में रहना चाहिए, उसको पढ़ने नहीं देना है, उसको घर में काम करवाना है, डोमेस्टिक वर्क करवाना है। तो ये बचपन से ही क्रिएट होता है। बट वहीं इस प्रकार के अगर पार्क्स डेवलप हो जाएंगे, स्पोर्ट पार्क्स, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, बच्चे सभी के साथ, सभी दूसरे बच्चों के साथ आपस में खेलेंगे और एक रिलेशन अच्छा उनका बनेगा, फ्रेंडशिप अच्छी बनेगी, और इस प्रकार के जो गैप्स हैं वो खत्म होंगे। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट। तो ये आपका एक मेंस के आंसर की एक अप्रोच है जो कि आप जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की चीज़ें कुछ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पर जो उचली जाति और निचली जाति का जो सिनेरियो था, जैसे कि ट्राइबल्स के बीच में और यादव्स के बीच में जो इश्यूज थे, उसको भी कम करने पर जो है वो टारगेट किया गया। और ये आज की डेट में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कम हो रही हैं ये सब चीज़ें, और इसकी वजह जो बताई जा रही है आर्टिकल के थ्रू कि ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स एक फैक्टर है जिसके कारण ये पॉसिबल हो पा रहा है। जो छोटे बच्चे जो हैं, इनके अगर रूल्स पर ये स्टिक रहें कि नो स्कूल नो स्केटिंग, मतलब अगर स्कूल नहीं जाऊंगा मैं या नहीं जाऊंगी मैं तो स्केटिंग करने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़, और सभी लोग इक्वल हैं, गर्ल्स को पहले महत्वता दी जाए, ऐसी चीज़ें। और इसी कारण देखने को मिल रहा है कि बॉयज़ जो हैं वो अपने बोर्ड जो है, स्केट बोर्ड जो है वो बच्चियों के साथ, यानी कि गर्ल्स के साथ जो है वो शेयर कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस आवर्स में। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, और एक इक्विटेबल स्पेस जो है वो क्रिएट हो रहा है स्पोर्ट्स के माध्यम के थ्रू। तो ये चीज़ है कि एक इसमें पता है ऐसे भी बन सकता है, आपका ऐसे वाला क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर्ट जो है वो कैसे इक्वलिटी को दर्शाता है। तो उसमें आप ये वाले पॉइंट्स भी जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी आए, और ये सरकार के, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो रहा है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब इस न्यूज़ की बात करें गाइस, तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ महीनों बाद यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम लोग को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो इसी बीच राष्ट्रपति पद के जो एक उम्मीदवार हैं जॉय बिडेन, इन्होंने सेलेक्ट किया है कमाला हैरिस को अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पद के लिए। तो ये नॉमिनेट हुई हैं वाइस प्रेसिडेंट की पद के लिए। अगर जॉय बिडेन जीत जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उस समय इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट होंगी वो कमाला हैरिस होंगी। कमाला हैरिस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है इंडियन डिसेंट की, भारतीय मूल की पहली महिला ये हम लोग को देखने को मिलेंगी जो कि इतने ऊंचे पद के लिए इनको नियुक्त किया गया है या फिर नॉमिनेट किया गया है अभी, राइट। क्योंकि अभी नॉमिनेट हुई है, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब हो जाएगा, जॉय बिडेन इन केस जीत जाते हैं, तो फिर ये उनकी वाइस प्रेसिडेंट की पद पर नियुक्त हो जाएंगी, अपॉइंट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी याद रखिएगा, अभी इनको नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा ये अश्वेत महिला है, ब्लैक वुमेन, ये हम लोग को देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर ये हम लोग को देखने को मिल रही हैं। यूएसए के अंदर वुमेन ऑफ कलर ब्लैक वुमेन को जो है वो कहा जाता है। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड सिर्फ इतने आपको जानने हैं। ये पहले यूनाइटेड स्टेट्स की, यानी कि एट प्रेजेंट भी अगर हम लोग बात करें तो सेनेटर हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, लॉयर रह चुकी हैं ये। और जॉय बिडेन की अगर हम लोग बात करें तो वो पहले फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स हैं, उससे ज़्यादा डिटेल में ना आपसे पूछा जाएगा ना आपको करना है सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से। अब इस न्यूज़ की बात करें गाइस, तो देखिए बात हो रही है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट की। क्वेश्चन ये बनेगा पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो अरुणाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए। ये
इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारी पक्षियाँ आपको दिख जाएंगी। इनमें से फेमस जो पक्षी है वो हॉर्नबिल हम लोग को देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसके बारे में अभी थोड़ी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो है गाइज, ये जो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, ये दो और इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया के बीच में पड़ता है। एक है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है पाक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए गाइज, मैं आप लोग को बता दूं, हालांकि पहले भी बता चुका हूं कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ऐसी जब कुछ चीज़ें आती हैं, ऐसे पर्टिकुलर लोकेशन वाइज चीज़ें देखने को मिलती है न्यूज़ में, तो वो कहीं पर आप रिकॉर्ड करके रखा करो, उसकी एक लिस्ट बनाते हुए चलो, एक अलग कॉपी में, एक अलग पेपर में। कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, तो उसको फॉलो करो आप, और अगर फॉलो करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। ये मैं इसलिए कहता हूँ, उसके पीछे का एक लॉजिक है कि आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है सिविल सर्विसेज का और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, वो एक ही होता है प्रीलिम्स का पेपर। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप लोग के लिए शॉर्ट टाइप के होते हैं, कि इनमें से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार के लोकेशन वाइज वाले आपको सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये जो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये ईस्टर्न हिमालयस एंडेमिक बर्ड एरिया का एक पार्ट है। अभी एक सैटेलाइट डेटा के थ्रू एक स्टडी सामने आई है और इसमें बताया गया है कि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में वनों की कटाई हुई है, डिफॉरेस्टेशन बहुत भारी मात्रा में हुआ है इस जगह पर। तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में हम लोग को देखने को मिला था। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। लार्ज कलरफुल फ्रूट ईटिंग हॉर्नबिल्स की, ये हॉर्नबिल आपको पक्षी दिखाई दे रहा है, तो इसकी 3 प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, ग्रेट हॉर्नबिल, व्रेथ हॉर्नबिल, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल। कुछ चर्चा करेंगे हॉर्नबिल्स के बारे में। यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा कि हिंदी में ये सिर्फ एक टॉपिक है जो आज हिंदी में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी सारे टॉपिक्स थे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया इसको करने के लिए। बट बाकी PDF में मैं आपको जो है वो अभी लेट नाइट जो है वो इसको हिंदी ट्रांसलेट करके आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बस सिर्फ इकलौता ये वाला आधा टॉपिक है जो हिंदी में नहीं है, बाकी सब पूरा आपको हिंदी में मिल जाएंगे। हॉर्नबिल्स की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर 9 स्पीसीज़ हम लोग को हॉर्नबिल्स की देखने को मिलती हैं। 3 स्पीसीज़ के नाम अभी मैंने लिए पिछली स्लाइड में, व्रेथिड हॉर्नबिल, और इसके अलावा एक ब्राउन हॉर्नबिल और रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल। तो ये हम लोग को भारी मात्रा में देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अरुणाचल प्रदेश और केरला के अंदर स्टेट बर्ड है वो कौन सी है, वो ग्रेट हॉर्नबिल है। तो ये चीज़ आप याद रखना, दोनों स्टेट्स के अंदर स्टेट बर्ड ग्रेट हॉर्नबिल हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर नारकोंडम हॉर्नबिल भी जो है वो पाई जाती है, और ये ऐसी हॉर्नबिल है जो कि सिर्फ और सिर्फ नारकोंडम आइलैंड पर हम लोग को देखने को मिलती है। और नारकोंडम आइलैंड कहाँ पर है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपको बता दूंगा नारकोंडम आइलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन। अभी तुरंत लिखकर बताइए अगर आपको पता है तो, नारकोंडम आइलैंड कहाँ पर है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये वाली चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। जैसे कि नागालैंड के अंदर हम लोग को हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को मिलता है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नीशी नाम की कम्युनिटी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का कि नीशी कम्युनिटी कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कम्युनिटी के लोग, ये हॉर्नबिल को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको हंट करते हैं। और किस पर्पस के लिए आप देख सकते हैं, इनके सर के ऊपर आपको एक हॉर्नबिल का पंख आपको दिखाई दे रहा है और हॉर्नबिल की चोंच दिखाई दे रही होगी। रुकिए, ये देखिए आप, ये चोंच हॉर्नबिल की देखने को मिल रही है। देखो आप, ये हॉर्नबिल की फोटो, ये चोंच जो है ना वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती कि इन लोग हॉर्नबिल को मारकर अपने हेड गियर्स वगैरह बना लेते थे और वो फिर घूमते थे, और वो फेस्टिवल वगैरह में इनके ट्रेडिशनल और कल्चर का ये हिस्सा एक तरह का बन गया था। और जिसके कारण हॉर्नबिल की जो पॉपुलेशन है, स्पीसीज़ की पॉपुलेशन है, वो घटती जा रही थी। और इसी को देखते हुए सरकार ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हॉर्नबिल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ इशू करी कि अब से हॉर्नबिल को हंट नहीं किया जाएगा, अब से फाइबर ग्लास की बनी हुई ये बीक्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ के लोगों को, फाइबर ग्लास की बनी हुई, ना कि ओरिजिनल हॉर्नबिल को मारकर। तो ये चीज़ जब सामने लाई गई तो उसके बाद से फिर हॉर्नबिल की हंटिंग जो है वो थोड़ी कम हुई। तो ये इसके बारे में भी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। हॉर्नबिल की कुछ स्पीसीज़ के बारे में बात करें, जैसे कि ग्रेट हॉर्नबिल, जो कि अरुणाचल प्रदेश और केरला के अंदर स्टेट बर्ड हम लोग को देखने को मिलती है। याद आ रहा है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, अरुणाचल प्रदेश और केरला के अंदर ग्रेट हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट, जैसे IUCN की रेड लिस्ट के अंदर ये नियर थ्रेटेंड स्पीसीज़ है। जितनी भी हॉर्नबिल्स हमारे इंडिया में है उसमें सबसे बड़ी हॉर्नबिल ये हम लोग को देखने को मिलती है। कुछ फॉरेस्ट के एरिया हैं जैसे कि वेस्टर्न घाट हो गया या फिर हिमालय से लगे हुए जो जंगल हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर ये पाई जाती है। रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल की अगर हम लोग बात करें IUCN की रेड लिस्ट में, ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है।
और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल में, अगेन आपके लिए एक और आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर ये हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट की बात करें, व्रेथेड हॉर्नबिल, तो IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न के दूर दराज के जो जंगल होते हैं वहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिल जाएगी। नारकोंडम हॉर्नबिल, तो हमने बात करी नारकोंडम एक जगह हम लोग को देखने को मिलती है, आइलैंड है, ये आइलैंड अंडमान का पार्ट है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो हमारे अंडमान का पार्ट जो है वो नारकोंडम आइलैंड है। तो ये वाली चीज़ भी आपको याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन बनेगा नारकोंडम आइलैंड कहाँ पर है, याद रखिएगा अंडमान का पार्ट ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसकी एक छोटी सी प्रजाति जो है वो पाई जाती है एशियन हॉर्नबिल की, नारकोंडम हॉर्नबिल, तो ये हम लोग को देखने को मिल रही है। पाइड हॉर्नबिल की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है, इंडिया और श्रीलंका में पाई जाती है, और ये एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में हम लोग को देखने को मिलती है। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की अगर हम लोग बात करें तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, अगेन IUCN की रेड लिस्ट के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा वाइट थ्रोड ब्राउन हॉर्नबिल, IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है ये। इसका जो कॉमन हैबिटेट है यानी कि जहाँ पर ये पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नमदफा नेशनल पार्क, तो ये पहले भी क्वेश्चन इस नेशनल पार्क से रिलेटेड पूछा जा चुका है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है ये। इसके अलावा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, तो ये IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। ये ज़्यादातर आपको सदर्न इंडिया की हिल्स में, पहाड़ी चोटी में देखने को मिल जाएगी और वेस्टर्न घाट्स में मिल जाएगी। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल की बात करें, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है ये IUCN की रेड लिस्ट की, और ये आपको 2000 फीट के जो ऊंचे प्लेन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकती है, और या फिर हिमालय की फुट हिल पे यानी कि हिमालय के नीचे वाले एरिया पर आपको देखने को मिल जाएगी, और इंडस और गंगास डेल्टास के पास ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वॉलंटरी ग्रुप है गाइस एक, जो टोबैको कंट्रोल के लिए काम करता है, कि तंबाकू नियंत्रण करने पर काम करता है एक वॉलंटरी ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है गाइस ये डिमांड कर रहा है कि कुछ लाइसेंस जो है वो होने चाहिए, स्पेशली रिटेलर्स के लिए जो टोबैको को बेचते हैं, जो तंबाकू को बेचते हैं, जो रिटेलर्स, जो आपने गुमटी वगैरह देखी होगी, दुकान देखी होगी सिगरेट की, तंबाकू की, तो कहा गया कि उस दुकान को खोलने के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड लाइसेंस जो है वो बनाना चाहिए। और ये इस पर्पज़ के लिए किया गया है कि टोबैको की जो बिक्री है, सेल्स जो है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, और युवाओं के बीच में जो टोबैको का कंजम्पशन जो आज की रेट में बढ़ता जा रहा है, जो काफ़ी सारे युवा टोबैको को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस पर एक रोक लगाई जाए। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 जो हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये रेगुलेट करता है टोबैको प्रोडक्ट्स की बिक्री को, और 31 मई को याद रखिएगा वर्ल्ड नो टोबैको डे हम लोग को देखने को मिलता है। आज की डेट में मेन चिंता की बात यही है कि युवाओं के बीच में ये टोबैको जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, एडिक्शन टोबैको का काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पहले के मुकाबले आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा युवाएँ जो हैं, यानी कि युवा जो हैं वो आदी होते जा रहे हैं टोबैको के, उनमें उनको टोबैको की, तंबाकू की लत जो है वो लगती जा रही है, और कहा जा रहा है कि जितनी मौतें कोरोना वायरस के कारण नहीं हुई है उससे ज़्यादा मौतें टोबैको के कारण हम लोग को देखने को मिलती हैं। और जो इंडिविजुअल हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंजा जो है वो पकड़ लेता है, यानी कि इन्फ्लुएंजा उनको बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए जो न्यूज़ में था। उसकी बात करें गाइस तो देखिए, एक स्टडी कंडक्ट करी है फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया के द्वारा। इनका कहना यह है कि लोगों तक एबॉर्शन ड्रग्स, गर्भपात दवाइयाँ जो है वो नहीं पहुंच पा रही हैं। लोगों को मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयाँ जो है, अबॉर्शन दवाइयाँ, अबॉर्शन वाली दवाइयाँ जो अबॉर्शन ड्रग्स होता है वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसको जानने से पहले आप एबॉर्शन पिल्स या फिर जिसको मेडिकल अबॉर्शन ड्रग कहते हैं वो समझो। तो देखिए गाइस, अबॉर्शन पिल्स ये अलग होती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम सुना होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है जिसको जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना होता है तो 72 घंटे के बाद जो है ये दवाई दी जाती है, राइट। बट एबॉर्शन पिल्स या फिर जिसको MA ड्रग्स कहा जाता है, तो ये प्रेफर किया जाता है जब थोड़ा लंबा समय बीत जाता है, यानी कि 9 हफ्ते आप मान के चलो, तो 9 हफ्ते के दौरान जो है ये दवाई दी जाती है। और ये कॉम्बी पैक्स वगैरह होते हैं, मेडिकल एबॉर्शन कॉम्बी पैक्स, MA कॉम्बी पैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार की किट होती है। ये बेसिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करती है, ये जो एम्ब्रियो या फिर फीटस जो होता है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये उस प्रकार की दवाई है, उस प्रकार की किट हम लोग को एक प्रॉपर देखने को मिलती है जिसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। और मेन वजह जो है, जो आज की डेट में हमारे मेडिकल स्टोर्स पर ये दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है, बताया जाता है कि लगभग 79% केमिस्ट जो है ये अपने पास स्टॉक नहीं रखते हैं इस दवाई का, क्योंकि ये
वो नहीं है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, क्योंकि वो तो अवेलेबल रहती है। बट ये जो है ये एक प्रकार की किट है। इसको इसलिए मेडिकल स्टोर वाले नहीं रखते हैं क्योंकि उनको डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है इसको रखने के लिए, और कई बार जो है वो उनके शॉप पे अथॉरिटीज़ आती हैं पूछताछ करने के लिए कि ये दवाई का कितना स्टॉक है आपके पास। तो ये बार बार अथॉरिटीज़ के हस्तक्षेप के कारण जो है ये हम लोग को देखने को मिलता है कि मेडिकल स्टोर वाले इस किट को जो है वो अपने पास रखते नहीं है। और इस किट की आवश्यकता आज की डेट में काफ़ी सारे लोगों को बताई जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते लोग बाग जो है वो आज की डेट में फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि अगर उनकी डिलीवरी होती है और फिर उनको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि बेबी डिलीवरी पर्पस के लिए, और हॉस्पिटल में जाना लोगों को खतरा लगता है, तो इसलिए अभी लोग बाग जो है वो बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं। तो उसके चलते इस पर्टिकुलर किट की उनको आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग नहीं जा रहे हैं। काफ़ी सारी महिला नहीं चाहती कि सर्जरी के थ्रू अबॉर्शन जो है वो किया जाए उनका, या सर्जिकल अबॉर्शन जो है वो उनको ऑप्ट करना पड़े, तो इसलिए वो ये किट जो है वो कोशिश करती है किट उनको मिले। बट लोकल मेडिकल स्टोर्स में ये सब किट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि एक प्रकार की इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है ऑफिशियल्स के बीच में, और उनको मतलब ऐसा लगता है कि ये किट का उपयोग सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको पहले से पता लग जाता है कि जो मदर है उसके वोम में कौन सा मतलब यानी कि जेंडर वाला बेबी है, मेल फीटस है या फीमेल फीटस है। तो जैसे ही उनको पता लगता है उसके बाद जो है ये दवाई लेकर जो है वो अगर फीमेल होती है तो उसको अबॉर्ट कराते हैं। तो ऐसी सोच जो है, ऐसी इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑफिशियल्स के बीच में है, और इसी के कारण ऑफिशियल्स बार बार मेडिकल स्टोर्स पर जाकर जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि ये दवाई का स्टॉक कितना है। और कोई भी मेडिकल नहीं चाहेगा कि या फिर कोई भी नॉर्मल तौर पे भी बात करो, अगर आप कोई भी दुकानदार है वो ये नहीं चाहेगा ना कि बार बार अथॉरिटी उसकी शॉप में आकर इंस्पेक्शन करे, कोई नहीं चाहता इस प्रकार के हस्तक्षेप को, तो इसलिए वो फिर रखते ही नहीं ऐसा स्टॉक। तो ये एक बड़ी वजह यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके पीछे का एक लॉजिकल आंसर ये है कि ये जो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो देखिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करता है फीटस के सेक्स को 13 से 14 हफ्ते के दौरान। जब 13 या 14 हफ्ते हो जाते हैं मतलब प्रेगनेंसी के, तो उस समय पर अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये डिटेक्ट किया जा सकता है। बट ये भी 100% श्योर नहीं होता, राइट। बट मेडिकल अबॉर्शन कॉम्बी पैक्स जो होते हैं ये रिकमेंड किए जाते हैं कि इनको 9 हफ्तों के अंदर अंदर ले लेना चाहिए, राइट। ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 9 वीक्स। तो जब कोई 9 वीक्स के अंदर इस किट को लेने के लिए आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो मतलब ऐसा कोई जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि 9 हफ्तों के अंदर पता ही नहीं लगेगा ना। ये लॉजिकल और चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, और ये थ्योरी में पूरी चीज़ जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करता है 13 से 14 हफ्तों में, और ये 9 हफ्तों से पहले रिकमेंड की जाती है कि 9 वीक से पहले जो है वो उसको लेना है। तो अथॉरिटीज़ के बीच में ये एक इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, और ये अंडरस्टैंडिंग अगर खत्म होगी तब जाकर फिर ओवर रेगुलेशन हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा इस प्रकार की ड्रग्स के ऊपर, जिसकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको लेकर पूरा मामला था। बट मेनली अगर मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी चीज़ से रिलेटेड बनेगा, जो डिफरेंस जो है या फिर हम लोग को देखने को मिलता है एमए ड्रग जो है वो क्या होते हैं, या एमए ड्रग और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या डिफरेंस है। अल्ट्रासाउंड जो है उसमें इस प्रकार का स्टेटमेंट आ सकता है कि कितने हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर सकता है फीटस को, राइट। और क्या ये 100% पॉसिबिलिटी है कि अल्ट्रासाउंड करेक्ट डिटेक्ट करेगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब क्या लगता है अथॉरिटीज़ को कि मेडिकल स्टोर वाले ये दवाई इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका कोई कॉन्टैक्ट होगा जिसके पास अल्ट्रासाउंड की डिवाइस होगी, यानी कि मान के चलो अगर किसी मेडिकल स्टोर के पास ये बहुत ज़्यादा भारी स्टॉक में है तो अथॉरिटीज़ उस पर शक करती हैं, बार बार आकर उसकी दुकान पर छापा मारती हैं, और इस प्रकार के जो है वो लोग लगाती हैं उसके आसपास ऑफिशियल्स, क्योंकि उनको लगता है कि ये जानबूझकर ऐसा कोई चीज़ करवा रहा है, इसके कोई कॉन्टैक्ट होंगे जिसके पास अल्ट्रासाउंड किट होगी, और उस किट के थ्रू जो है वो सामने वाले, या फिर कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसके थ्रू सामने वाले जो मतलब जो पेरेंट होते हैं उनको पहले से बता दिया जाता है कि जो मदर के वोम में है में कौन सा चाइल्ड है, और फिर उसके बाद वो इस मेडिकल स्टोर से ये किट जो है वो उनको दे दी जाती है, जिससे कि वो टर्मिनेट करा लें अपने बेबी को या अबॉर्शन करवा लें ऐसी इस चीज़ के लिए। तो ये एक जो है वो इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के कारण पूरी चीज़ हो रही है, और इसी के कारण मेडिकल स्टोर्स वाले अपने पास स्टॉक नहीं रख रहे हैं, और उसी के चलते लोगों तक जो है ये अबॉर्शन ड्रग का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द होल पॉइंट? पूरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई, और बताया गया कि 6 राज्यों में से 5 राज्य के अंदर हम लोग को देखने को मिला है कि शॉर्टेज आई है इस पर्टिकुलर पिल की, मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स की, और इकलौती ऐसी स्टेट है आसाम जहाँ पर जो है वो बेटर हम लोग को चीज़ देखने को मिल रही है, यानी कि इन 6 में से इकलौती आसाम जहाँ पर बेटर है, ठीक है, यानी कि कंडीशन वहाँ पर 69.6% अवेलेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल जाती है, राइट। और आज की रेट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इसकी किट की, क्योंकि लोग जो है वो नहीं चाह रहे, प्लानिंग नहीं करना चाह रहे, फैमिली प्लानिंग, राइट। तो ये चीज़ है पूरा। तो इसके बारे में एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। इंटरनेशनल युवा दिवस की बात करें, इंटरनेशनल यूथ डे की,
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 में एक्सेप्ट किया था एक रिकमेंडेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूथ का, कि 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो डेजिग्नेट किया जाएगा, कि यानी कि 12 अगस्त को मनाया जाएगा इंटरनेशनल यूथ डे। इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि पूरे दुनिया भर के युवा जो है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और फोकस किया जाता है कि युवा को लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एंगेज कराया जाए, यानी कि उनको जो है उनका जुड़ाव जो है वो हम लोग को देखने को मिल सके, यानी कि उनको एसोसिएट करो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, राइट, इस चीज़ को लेकर। और इस साल की जो थीम है इंटरनेशनल यूथ डे की, वो यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जिसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, तो इसके बारे में इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जब हम पढ़ रहे थे, याद करो पूरा टॉपिक इसका डिस्कस किया हुआ था, अभी फिर से ये टॉपिक न्यूज़ में आया, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है कि इन्होंने ये कहा है कि 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। बताया गया है कि 41 दिन के अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है इस स्कीम के तहत लोन के लिए, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर, ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो ठेले वाले होते हैं, जो ये स्ट्रीट वेंडर, जो हॉकर्स वाले जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो होते हैं, तो इनको जो है वो सरकार लोन्स ऑफर कर रही है, फॉर्मल लोन ऑफर कर रही है, बिना किसी कोलेट्रल के, यानी कि बिना कुछ गिरवी किए उनको फॉर्मल लोन जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण क्राइसिस, जो इश्यूज जो हम लोग को देखने को मिले, उसके कारण इन लोग पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो सरकार ने बोला कि ये लोग जो है जिनकी रोजी रोटी अभी बंद हुई है, तो क्वाइट पॉसिबल कि इनकी जो पूरी सेविंग्स है वो खत्म हो गई। काफ़ी सारे लोग तो सेविंग कर ही नहीं पाते, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाले सीन होता है इनके साथ। तो इन लोग किसी इनफॉर्मल लोन के चक्कर में ना पड़े, इसलिए सरकार के द्वारा सहायता जो है वो इनको दी जा रही है। इनको काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फॉर्मल लोन जो है वो दिया जा रहा है। तो देखिए, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का भी रिसेंटली कहना है कि 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन अभी रिसीव हुई है जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है। 2 जुलाई को जब से ये शुरू की गई थी स्कीम, तब से बताया गया कि 1 लाख लोगों को लोन्स जो है वो सैंक्शन कर दिया जा चुका है। अभी तक 1 लाख लोगों को लोन्स ऑलरेडी मिल गया है इस स्कीम के तहत। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर पूछा जाए तो सिडबी, आपको याद रखना है, सिडबी इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम लोग को देखने को मिलती है। और सिडबी जो है ये पूरा मैनेज करती है क्रेडिट गारंटी को। ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो है, इसके तहत क्रेडिट गारंटी मैनेज करती है, यानी कि जो भी एप्लीकेशंस आए उनको गारंटी दी जाए कि हाँ भाई उनको लोन मिलना ही मिलना है, यानी कि कंफर्म है कि उनको लोन मिल जाएगा अगर वो अप्लाई करेंगे तो, और प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो, राइट। स्कीम के ओवरव्यू की बात करेंगे तो अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और अभी जा ही रहा है ऑलरेडी, ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल ही रही है कि जो भी इंडिविजुअल है, स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो उनका अगर बिजनेस 24 मार्च 2020 को या उससे पहले ऑपरेशनल था, यानी कि वो बिजनेस ये कर रहे थे 24 मार्च 2020 या उससे पहले, और उनका बिजनेस अफेक्ट जो हुआ है उसके चलते उनको 10,000 रुपये तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और 50 लाख ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम के तहत फ़ायदा देने के लिए ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली है, स्कीम देखने को मिली है। 2022 तक ये स्कीम जो है वो वैलिड है। और लोन्स की अगर हम लोग बात करें तो लोन जो है गाइस, उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में बेनिफिशियरी जो है वो रीपे कर सकते हैं 1 साल के अंदर। और अगर वो टाइम पर लोन रीपे कर देते हैं तो सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी भी दी जाएगी 7% पर एनम की, यानी कि 1 साल में 7% की जो है वो सब्सिडी उनको मिल जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से, अगर वो टाइम पर पे कर देते हैं, यानी 1 साल के अंदर वो पे कर देते हैं तो, या टाइम से पहले पे कर देते हैं। और कहा गया है कि अगर टाइम से पहले पे करेंगे तो कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। नहीं तो फिर आपने कई बार देखा होगा बैंक्स के अंदर, अगर आप समय से पहले जब लोन जो है वो पे कर देते हो तो पेनल्टी चार्ज कर ली जाती है ना, क्योंकि लोन जो होते हैं वो बैंकों की इनकम होती है। अब बैंक तो नहीं चाहेगी ना कि एकदम से कोई लोन बंद कर दे, क्योंकि बैंक तो चाहती है कि सभी लोग लोन लें, राइट। और हालांकि सभी लोग भी नहीं एकदम कि किसी को भी लोन, उसके पास अगर प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होगा तो बैंक डेफिनेटली उनको ऑफर करती है कि आप लोन ले लो। जैसे कि आपके पास भी कई बार कॉल्स वगैरह आते होंगे कि हम यहाँ फलाना बैंक से बोल रहे हैं आपको लोन की आवश्यकता है क्या, तो ऐसे आते रहते हैं। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी की बात करें, जो वेंडर्स हैं, हॉकर्स वाले हैं, ठेला वाला हैं, जो रेहड़ी वाले जो होते हैं, तो इनको जो है ये स्कीम दी जाएगी। और जो अर्बन और रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, जो यानी कि पेरी अर्बन, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ के बाहरी वाला जो एरिया होता है ना, शहरी एरिया, शहर के बाहर वाला एरिया भी इंक्लूड होता है इसमें, तो यहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं तो उनको जो है वो इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो ये एलिजिबिलिटी इस स्कीम की हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये स्कीम की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैंने आपको बता ही दिया, जो लोग सफ़र हुए थे और इनफॉर्मल
सोर्सेज से वो लोन ले लेंगे तो फिर उस चक्र में पड़ जाएंगे, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज के थ्रू बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है एक तो, और फिर वो जो है वही वाली कहानी हो जाएगी जो ब्रिटिश सरकार के समय में हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिली थी किसानों के साथ, कि किसान जो है वो लोन के चक्र में फंस जाते थे और फिर उनको अपना घर बार बेच देना पड़ता था। तो ऐसी ही स्थिति जो है वो इन स्ट्रीट वेंडर्स की ना हो आगे चल के, तो इसके लिए उनको फॉर्मल लोन सरकार के द्वारा ऑफर किया गया है। गॉट इट? अब इस न्यूज़ की बात करें गाइस तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की यहाँ पर बात हो रही है। इस टॉपिक को पहले भी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये जिस प्रकार से हमारा इंटरनेशनल सोलार अलायंस था ना, उसी प्रकार का ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। सोलार एनर्जी को लेकर इंडिया का एक इनिशिएटिव इंडिया ने प्रपोजल रखा था। ये इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में एक जनरल ओवरव्यू पहले आप ले लो, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो ये सन है, ये मान लेते हैं अर्थ हम लोग को देखने को मिल रही है, धरती है और ये सूर्य है, ठीक है। अब आप जानते हैं इसकी धरती जो है वो गोल घूमती है, तो जैसे कि सूर्य की लाइट जो है वो इस तरफ पड़ रही है, यानी कि सामने जो है वो ये वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, और ये पीछे वाला, यानी कि मैं स्केल ये बना रहा हूँ तो ये वाला आप समझ पा रहे होगे कि एक मिनट को ये आ नहीं रहा है करेक्टली, ये पीछे वाला जो एरिया है ये यहाँ पे डार्कनेस है और यहाँ पर जो है वो लाइट है। अब अगर धरती गोल घूम जाएगी, धरती में टर्न हम लोग को देखने को मिलेगा, तब ये वाला जो एरिया होगा वो इस तरफ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लाइट आएगी और यहाँ पर डार्कनेस आ जाएगी। तो ये वाली बात तो आप जानते हो अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, उसके बारे में आपको पता ही है। तो सन क्या है, सन कभी भी ढलता नहीं है, वो तो धरती घूमती है तो इसलिए लगता है कि सन उगा और ढल गया, है ना। अब यहाँ पर इंडिया ने प्रपोजल रखा कि हम सभी लोग मिलकर एक ऐसा जो है वो कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं कि हम लोग सभी कंट्रीज के अंदर ग्रिड्स लगाएंगे। जो ग्रिड्स होते हैं ना, सोलार ग्रिड्स, जिसमें सूर्य की किरण पड़ती है और वो ग्रिड जो होता है फिर वो सोलार एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पावर एनर्जी में, पता है ना ये वाली बात। तो ये जो सूर्य की एनर्जी को स्टोर जो किया जाता है और सोलार एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है पावर में, तो कहा गया है कि सभी कंट्रीज यानी कि 140 कंट्रीज ने मिलकर जो है ये बोला था कि 140 कंट्री जो है वो फोकस करेंगे, 140 से ज़्यादा कंट्री वेस्ट एशिया की और साउथ ईस्ट एशिया की, ये मिलकर एक ऐसा जो है वो कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर रही हैं, जिसके चलते सभी कंट्रीज के जो अंदर ऑलरेडी ग्रिड्स मौजूद हैं, तो वो ग्रिड्स क्या करेंगे, वो सभी कंट्रीज के लिए जो है वो एक तरीके का काम करेंगे। यानी कि जैसे इंडिया के अंदर जो ग्रिड्स लगे हुए हैं, जो सोलार एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं और वो जो सोलार एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, तो और दूसरी कंट्री में जो ग्रिड्स लगे हुए हैं तो वो भी सोलार एनर्जी को स्टोर करेंगे और सोलार एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट करेंगे, पावर बनाने में काम करेंगे। तो ये सभी जो होंगे वो आपस में इंटरकनेक्ट किए जा सकेंगे। यानी कि अगर इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो अगर शॉर्टेज पड़ रही है इंडिया के पास, तो यहाँ से दूसरी कंट्री से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर एनर्जी के थ्रू जो बनाई गई जो पावर है वो इंडिया को मिल सके। तो ऐसा एक जो है वो हब पूरा क्रिएट करने की बात की जा रही है। एक ऐसा हब, पूरे एक ऐसा ग्लोबल इकोसिस्टम आप कहो कि जिस भी कंट्री को सोलर एनर्जी की आवश्यकता पड़े, पावर की आवश्यकता पड़े, तो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू पावर जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को मिलती रहे। और मान के चलो एक पूरी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पर जो ये स्टेशंस लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले स्टेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब वहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरी जगह जाती है। तो आप मान के चलो कि सभी कंट्रीज जो होंगी वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई दूसरी कंट्री पावर सोलर एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करती है, तो वो रेस्ट ऑफ द दूसरी कंट्रीज़ को भी, यानी कि जो ये पूरा कनेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ का ग्लोबल लेवल पर, तो एक दूसरे के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को शेयर कर सकें। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी को? सोलर एनर्जी के थ्रू बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी को, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी को। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? तो ये चीज़ है पूरी, ये पूरा फोकस जो है ये इस इनिशिएटिव का हम लोग को देखने को मिलता है, ऑसो वॉक का। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सूर्य है हम लोग जानते हैं, तो वैसे ही एक वर्ल्ड बनाओ जिसमें पूरी सोलर एनर्जी को हम लोग जो है वो शेयर कर सकें और जनरेट कर सकें, और एक ग्रिड, यानी कि किसी का भी इंडिविजुअल नहीं होगा, हर एक कंट्री इंडिविजुअल ग्रिड नहीं बनाएगी, हर एक कंट्री जो है वो इंडिविजुअली स्टोर नहीं करेगी, सभी कंट्री सभी के लिए काम करेंगी, सभी कंट्री सभी के लिए स्टोर कर रही हैं, सभी कंट्री सभी के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, और सभी कंट्री मिलकर जो है वो इस पर काम कर रही हैं। तो ये इस प्रकार का इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ने लाया था, बट अभी किसी वजह से, अब वजह वो क्लियर नहीं है कि इस इनिशिएटिव को अभी होल्ड पे रख दिया है, तो वो अभी पता नहीं है, अभी एग्जैक्ट वजह बताई नहीं है, बट अभी होल्ड पे ये इनिशिएटिव गया था, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था। बट बाकी जो मैंने भी आपको समझाया ये पूरा का पूरा एज इट इज़ है कि ये प्रपोजल जो है वो इंडिया ने रखा था कि इस प्रकार का हम लोग फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे, ग्लोबल कॉपरेशन होगा, यानी कि सभी कंट्री आपस में साथ में मिलकर जो है वो सोलर एनर्जी को स्टोर करने के ऊपर, जनरेट करने के ऊपर काम करेंगी, और वो आपस में शेयर करेंगी एनर्जी को। तो ऐसा इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ग्लोबल इकोसिस्टम बनाने पर ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिला था। इस इनिशिएटिव की डिटेल्स की बात करें, इसकी पेरेंट बॉडी हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलेगी,
ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की, उसके साथ जो है वो ये पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। विजन जो रखा है, विजन है द सन नेवर सेट्स, सूरज कभी अस्त नहीं होता, ढलता नहीं है, राइट, कांस्टेंट रहता है सूरज। किसी ना किसी जगह पर, किसी ना किसी कंट्री में हम लोग को सूर्य की किरणें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर सूर्य की किरणें होती हैं तो एट अ टाइम सभी कंट्रीज मिलकर वहाँ पर सोलर एनर्जी को जो है वो अपने पास स्टोर करें, उसको पावर में मतलब कन्वर्ट करें, और फिर सभी कंट्रीज के साथ जो है वो आपस में शेयर भी करें। तो ऐसा एक ग्रिड जो है इंटरकनेक्टेड तैयार करने की बात की जा रही है, और बाद में जाकर उसको बताया जा रहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी जो है वो उसको एसोसिएट कर दिया जाएगा, राइट, अफ्रीकन पावर पूल्स के साथ। और वर्ल्ड बैंक का टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है उसके अंडर यह इनिशिएटिव को भी लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो इंडिया 2030 तक 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगी नॉन फॉसिल फ्यूल से, यानी कि जो कोयले को जलाकर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में परचेज वो बना रहे हैं ना, जनरेट कर रहे हैं, तो वो बोला जा रहा है कि रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू 40% इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंट्री में 2030 तक जो है वो हो जाएगी, अगर सक्सेसफुली ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो काम कर जाता है तो। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि मतलब सोलर एनर्जी को जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो भेजा जाएगा, शेयर किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर फिर बॉर्डरलेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं होगी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि एनर्जी शेयर करने के लिए कोई बॉर्डर जो है वो नहीं मान्य होगी। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर ट्रेड करना है तो फिर ड्यूटीज़ लगनी है, ऐसा होना है वैसा होना है, यहाँ पे वो सब चीज़ें एंड हो गई हैं, सब मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं और सभी के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ चीज़ जो है वो इंडिया के द्वारा रखा गया था और बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इंडिया इस मामले में तो इंडिया लीड ही कर रही है। अगर आप बात करो इंटरनेशनल सोलार अलायंस की, वो भी एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिला था जो सक्सेसफुली अभी चल ही रहा है, और वैसा ही कुछ ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। इससे फ़ायदे क्या होंगे, एक तो कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो हम लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में जो है वो मतलब काम कर सकेंगे। जैसे कि इससे फ़ायदा ये होगा, गरीबी दूर होने का फ़ायदा होगा, हम लोग पानी बचाने की एक्टिविटी में, सैनिटेशन में, फूड में और दूसरी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस में जो है वो पैसा लगा सकेंगे। कैसे पैसा लगा सकेंगे और कैसे ये फ़ायदा हो रहा है, तो आप उस चीज़ को समझो कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें बहुत पैसा जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सूर्य है, सूर्य हमसे थोड़ा पैसे ले रहा, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए पैसे नहीं ले रहा, हमें तो सिर्फ एक ग्रिड बनाना है, ग्रिड बनाने के बाद सूर्य जो है वो अपनी एनर्जी देगा, उस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ये सिनेरियो है। और वहीं अगर हम लोग कोयला खरीद के उसको जलाते हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं, उसको जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पैसे नहीं जाएंगे, पैसे बचेंगे तो हम लोग वेरियस चीज़ों पर काम कर पाएंगे, वेरियस चैलेंजेस को जो है वो सही करने पर फोकस करेंगे, राइट। इससे इन्वेस्टमेंट भी जो है वो अट्रैक्ट होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को, फाइनेंसेस को यूटिलाइज कर पाएंगे, सभी कंट्रीज मिलकर जो है वो एक ही डायरेक्शन पर काम करेगी। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम लगना है। जो कंट्रीज़ के पास ऑलरेडी ग्रिड्स हैं उसी ग्रिड्स को उनको रखना है और सभी कंट्रीज़ के साथ जो है वो इंटरकनेक्ट कर देना है और पावर जो है वो शेयर करनी है। तो ये चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है इंडिया का, बट अभी इसको होल्ड पे रखा गया है, ठीक है। आगे की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर आपको अब एम्बुलेंस सर्विस देखने को मिलेगी, स्पीड बोट एंड एम्बुलेंस सर्विस। ये देखो स्पीड बोट आपको ये दिखाई दे रही है, ये महाराष्ट्र के अंदर अप्रूवल दे दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया से, ये गेटवे ऑफ इंडिया आप देख रहे हो, यहाँ से जो है वो बोट निकलेगी और वो मंदावा जेट्टी को कनेक्ट करेगी। मंदावा जेट्टी ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंदावा जेट्टी वैसे तो 10 नॉटिकल माइल्स हम लोग को देखने को मिलता है, 10 नॉटिकल माइल्स या 19 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर ये जेट्टी, तो इसको जो है वो कनेक्ट करेगा। तो महाराष्ट्र के अंदर ये बोट एम्बुलेंस सर्विस, स्पीड बोट एम्बुलेंस सर्विस हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये बस एक बेसिक फैक्ट्स याद रखना है। पेपर 2 से रिलेटेड इतने टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। उसकी बात करें तो देखिए, आपको याद आ रहा होगा कल के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग करी थी 10 ऐसे राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ जहां पर कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो 10 वर्स्ट कोरोना वायरस स्टेट्स हम लोग को देखने को मिली थी कल, जिसके साथ मीटिंग हुई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि जो ये 10 राज्य हैं वहाँ पर टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवा दी जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी है, केसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट करने हैं, जिससे कि ये फर्टालिटी का रेट जो है वो कम हो सके, राइट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कल बात करी थी। तो उसी को लेकर आज CSIR से रिलेटेड एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। CSIR ने कहा है कि वो मेगा लैब्स बनाएंगे, ऐसी बड़ी लैबोरेटरीज जहां पर बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस की टेस्टिंग की जा सके, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। और इस मशीन को जो है वो बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन, बहुत बड़ी मशीन होगी है और काफ़ी पावरफुल मशीन होगी और बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ जो है वो कोरोना वायरस का टेस्ट कंडक्ट करने में मदद करेगी।
NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन नाम है इसका। ये डीएनए जो होता है ह्यूमन का डीएनए, इसकी फोटो आपको पता होगी, इस प्रकार का डीएनए हमारे ह्यूमन का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इस प्रकार की इसमें पूरी डंडियाँ वंडियाँ होती हैं। तो डीएनए का जो पूरा कंप्लीट सेट होता है, एक सेट जो डीएनए का होता है उसको क्या बोलते हैं, जीनोम। तो ह्यूमन के जीनोम को जो है सीक्वेंस करने के लिए जो है ये काम करेगी नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन। और ह्यूमन का जीनोम जो होता है, जीनोम यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, और इसी जीनोम के अंदर यानी कि एक अगर ह्यूमन का जीनोम अगर निकाल लिया जाए तो इसमें आपको ह्यूमन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस व्यक्ति की हाइट कैसी है, उस व्यक्ति का हेल्थ कैसी है, उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, कौन सी परेशानी है। आप ये मान के चलो कि एक इंडिविजुअल का जो जीनोम होता है वो उसकी बॉडी की पूरी डिटेल बता देता है कि वो उसकी बॉडी कैसी, उसकी बॉडी में कोई सा वायरस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी आंखों का कलर कैसा है, उसके बालों का कलर कैसा है, सब कुछ ये चीज़ होती है। तो ये क्या करेगी, ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन होगी, ये मशीन का काम क्या होगा, इस मेगा लैब के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये जो जीनोम जो होते हैं उसको सीक्वेंस करेगी और उससे पता लगाएगी कि सामने वाले व्यक्ति को के अंदर वायरस है कि नहीं है। आसानी से कोरोना वायरस को ये डिटेक्ट कर सकती है। और कहा जा रहा है कि जो RT-PCR के जो टेस्ट होते हैं, तो बताया गया कि अगर वो टेस्ट फेल भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है RT-PCR टेस्ट के अंदर कि सामने वाले व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है बट नेगेटिव बता दिया, फेल हो जाते हैं ऐसे टेस्ट, गलत टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, बट इसमें गलत होने की संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी शानदार जो है वो इसके रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा इसको हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो एक साथ हम लोग जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी सारे केसेस को, मास पॉपुलेशन को जो है वो यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है एक बार में। और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है वो मैंने भी आपको बताई थी कि ये डीएनए का एक ऑर्डर होता है, और जैसे कि ऑर्डर AS CS GS TS, तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जिससे डीएनए जो है वो बनता है। और हर एक इंडिविजुअल का डीएनए अलग होता है, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हर एक इंडिविजुअल की फिंगरप्रिंट जो होती है वो अलग होती है, वैसे ही हर एक इंडिविजुअल का डीएनए भी अलग होता है, राइट। और डीएनए से जो है वो आपने देखा होगा CID वगैरह में, और मतलब जो क्राइम वगैरह के जो सीन्स होते हैं तो उसमें जो है वो लोगों के ब्लड सैंपल्स वगैरह डिटेक्ट करती है जो पूरी टीम आती है। और जैसे बाल पड़ा है वो डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसकी डीएनए जो है वो उसका चेक किया जाता है, फिर वहाँ पे आसपास के लोग जो है उनसे उनका डीएनए मैच किया जाता है कि कहीं इनका तो नहीं है, इस टाइप से। क्योंकि डीएनए से तुरंत पता लग जाता है। और इवन डीएनए से जैसे ये भी बोलते हैं ना कि ये सामने वाला बच्चा किसका है, तो उसकी ये पापा है कि नहीं है, तो डीएनए चेक करा के पता कर लो, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो ये डीएनए जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। मतलब ह्यूमन को पूरा तरीके से समझने के लिए, और नॉट इवन ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको समझने के लिए डीएनए की मतलब डीएनए से समझा जा सकता है। तो वैसे ही वायरस जो है वो कैसा है, किस प्रकार का है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी गेन करने के लिए डीएनए की स्टडी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डीएनए और आरएनए, तो इसकी स्टडी हम लोग को देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन में और RT-PCR टेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो RT-PCR टेस्ट आइडेंटिफाई करती है कोरोना वायरस को, और ये सिर्फ एक्सप्लोर करती है कुछ स्पेसिफिक सेक्शन को, यानी कि कोरोना वायरस को फाइंड आउट करने के लिए कोरोना वायरस के कुछ डीएनए जो होंगे, जैसे कि ये डीएनए की डायग्राम मैंने आपको दिया था, अभी डायग्राम अवेलेबल है कि नहीं देख लेता हूँ। पीछे डायग्राम उड़ गया, पता नहीं आजकल मैं पेन से कुछ बनाता हूँ तो उड़ जाता है अपने आप। तो देखो ये डीएनए है, जैसे कि मान लिया हमने ये डीएनए, ये देखो ये पता नहीं चेंज हो रहा है, ये आजकल सही नहीं चल रहा है मेरा ये, चलो छोड़ो। आप समझ गए होगे डीएनए क्या होता है। डीएनए में वो जो डंडी बनती है ना बीच में, जो डंडी आपने देखी होगी, तो ये क्या करता है RT-PCR, ये मान के चलो कि एक डंडी को जो है वो, यानी कि इसका जो एक लेयर जो होती है, एक इसका जो पार्ट होता है, सिर्फ उसी को ये एक्सप्लोर करता है। बट हम लोग अगर बात करें इसकी क्या बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन की, तो ये पूरे कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए यानी कि जीनोम को स्टडी कर लेता है। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंस एक वास्ट हम लोग को देखने को मिलता है, और यही डिफरेंस जो है वो इसको परफेक्ट बनाता है कि इसकी जो भी पर्टिकुलर रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, 100% परफेक्ट होती है। और साथ ही साथ ये हिस्ट्री भी चेक कर लेता है, वायरस की हिस्ट्री कैसी है, कब ये वायरस आया, कब इसने किस चीज़ को इन्फेक्ट किया इसकी बॉडी में, पूरी चीज़ A to Z। तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है जो कि इस लैब में हम लोग को देखने को मिलेगी। और इसको जो है वो ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं होती है, जैसे कि RT-PCR के अंदर हम लोग को प्रीमर्स और प्रोब्स की आवश्यकता होती है, बट इसके अंदर सिर्फ कस्टम रीएजेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि एक आधी सॉल्यूशन की बस आवश्यकता पड़ती है। मतलब RT-PCR के मुकाबले जो है ये काफ़ी बेहतर है, ऑटोमेटिकली काफ़ी बेहतर ही होगा, क्योंकि RT-PCR से एक स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सप्लोर करती है डीएनए के, ये पूरे के पूरे कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए यानी कि जीनोम को एक्सप्लोर कर देता है। तो सिंपल सी चीज़, इसको आपको इस तरीके से समझना है, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि ये
जो है वो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन एग्जैक्टली है क्या। तो डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए ये मशीन हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि मासेस को जो है मासेस में डीएनए डिटेक्ट कर सकती है। यानी कि बहुत सारे जो डीएनए के जो कोरोना वायरस के जो लोग, यानी कि नॉर्मल लोग भी हैं, जैसे कि वो अगर आ रहे हैं तो उनको अगर सिम्टम्स है, लग रहा है कोरोना वायरस है कि नहीं, तो वो तुरंत जो है वो उनको डिटेक्ट करके रिजल्ट देगी, और बहुत एक ही दिन में बहुत सारे लोगों को जो है वो डिटेक्ट कर सकती है, तो कि उनको कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो ये मास डिटेक्शन पर्पस के लिए ये मेगा लैब्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है उसको बूस्ट करने के लिए ये मेगा लैब्स है, जहाँ पर ये बड़ी मशीन होंगी जिसको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो है बताया जा रहा है। अब इस न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ें तो यहाँ पर बात हो रही है एब्सिसिक एसिड के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा, एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या है। आपको सिंपल सबसे पहले प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि एक प्लांट का हार्मोन है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मोन निकलते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो डेवलप होती है, ग्रोथ करती है, शुगर्स का ब्रेक डाउन होता है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन होते हैं जो कि उनके जीवन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से प्लांट में जो हार्मोन होता है वो एब्सिसिक एसिड हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर कट चीज़, डायरेक्ट बस ये याद रखना, एब्सिसिक एसिड प्लांट का एक हार्मोन है। ये प्लांट की पूरी डेवलपमेंटल प्रोसेस में जो है वो उसकी काफ़ी मदद करता है। ये हार्मोन जो है वो कहाँ पर निकलता है, तो रूट्स पर आपको देखने को मिलेगा। प्लांट की जो जड़ी होती है ना, जड़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो कलियाँ होती है प्लांट्स की वहाँ पर आपको, उसके टॉप पर यानी कि बिल्कुल ऊपर शीर्ष पर, पौधे के शीर्ष पर जो कली निकलती है ना, कली बड्स निकलते हैं, कली निकलती छोटी छोटी, आपने देखी होगी प्लांट्स में, तो वहाँ पर होता है ये। तो ये दो जगह पे याद रखना है कि रूट्स पर और एक बड्स पर हम लोग को देखने को मिलता है ये एसिड। और अभी आइसर भोपाल साइंटिस्ट की एक टीम है गाइस, तो इन्होंने इसको स्टडी किया, इस एसिड को स्टडी किया, और पता लगाया कि जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, स्पेशली जो सीड से जो जर्मिनेशन होता है ना, सीड जर्मिनेशन आपने कभी देखा होगा, अगर रात में आपने स्प्राउट्स खाए होंगे कभी, या आप खाते हो गया, खाना चाहिए एस्पिरेंट्स को स्प्राउट्स वगैरह, तो अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है ये। तो आपने स्प्राउट्स भिगाए होंगे रात में, तो आप भिगा कर छोड़ते हो, सुबह देखते हो तो उसमें से एक थोड़ी सी पत्ती टाइप की नहीं निकलती, उसकी जो बीज होती है उससे छोटी सी एक कली टाइप की निकलती है, एक हल्की सी, तो उसको जो है वो सीड जर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो उस प्रोसेस में ये काफ़ी मदद करता है एब्सिसिक एसिड। तो ये चीज़ सामने आई। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड वैसे ही जो हम लोग को ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं प्लांट से रिलेटेड, बीज से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना रहता है। तो एब्सिसिक एसिड जो होती है वो प्लांट्स के काफ़ी सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व होती है, जैसे कि स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा साइंस की एनसीईआरटी में। स्टोमेटा पत्तियों में हम लोग को देखने को मिलता है, जो वाटर का जो इनटेक होता है और जो वाटर का जो एग्जिट होता है। जैसे कभी आप जो पेड़ के नीचे खड़े हो, बारिश का मौसम नहीं भी है, फिर भी एक जो है वो आपके ऊपर बूंद गिरती है, वो चिड़िया की बूंद नहीं, चिड़िया की बूंद की बात नहीं कर रहा मैं, आपके ऊपर पत्ती से एक बूंद गिरती है ना, नहीं तो चिड़िया भी कर देती है कभी कभी, तो पत्ती से बूंद गिरती है, तो बूंद जो है वो पानी जो है वो निकलता किससे, स्टोमेटा से। स्टोमेटा से ये पानी निकलता है। जब पानी का एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है प्लांट के अंदर, जब पानी बहुत ज़्यादा रहता है और प्लांट को पानी नहीं चाहिए होता है, तो पानी स्टोमेटा से गिरा देती है। पत्तियों में ये हम लोग को जनरली देखने को मिलता है। और स्टोमेटा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता है, वही चीज़ मैंने आपको बताई। और जब ये एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, जब इस प्रकार का, जैसे कि प्लांट को जब पानी की आवश्यकता नहीं है या एक्सेस पानी हो गया तो बाहर भगाना है पानी को, तो ये स्टोमेटा को ओपन करने का और क्लोज करने का काम करता है। तो ये चीज़ जो होती है वो एब्सिसिक एसिड की हम लोग को देखने को मिलती है। और जिस समय जैसे सूखा पड़ गया, सूखे के समय प्लांट को चाहिए ज़्यादा पानी, तो ये प्लांट को पूरा कंट्रोल करता है कि प्लांट के अंदर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, पानी मेंटेन रहे, प्लांट जो है वो प्यासा ना पड़े। तो इसलिए जब सूखे का समय आता है, जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस समय ये कोशिश करता है कि हमेशा इसका स्टोमेटा बंद रहे, ये पानी जिससे प्लांट जो है वो बाहर ना गिराए, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी अगर पानी बाहर गिरा देगा तो, है ना। तो ये इसके ऐसा रोल होता है, बेहतरीन रोल होता है इसका। इसके अलावा बात करें आगे की इसकी, तो ये बेसिकली सीड को बढ़ने से रोकता है, सीड को उगने से रोकता है। बीज जो होती है ना, बीज को उगने से रोकता है। अब एक्चुअली में आप देखिएगा, एक प्लांट जो होता है उसमें बीज जब बनते हैं, मतलब जो फाइनली जब बीज का फॉर्मेशन होता है, आप देखते होंगे फ्रूट के अंदर बीज होता है ना, फ्रूट के अंदर बीज हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखो, प्लांट उगा, प्लांट के फूल उगे, फूल से बन गया ये फ्रूट। अब फ्रूट के अंदर क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। अब बीज बनने की प्रोसेस कब हुई प्लांट में, सबसे आखिरी में हुई। अब जब बीज बनने की प्रोसेस सबसे आखिरी में होती है, और अगर बीज बन गया और बीज बन के अगर तुरंत जो है वो उसको अगर हमने उसमें सॉइल में लगा दिया, मिट्टी में लगा दिया, तो ये रोक देता है बीज को उगने से। क्यों रोक देता है, ये बीज को सुला देता है, बेसिकली डोरमेंट कर देता है बीज को। ये डोरमेसी इसलिए लेकर आता है क्योंकि इसको पता है, ये इतना बेहतरीन और इतना इंटेलिजेंट हार्मोन है प्लांट का, कि इसको पता है कि अगर मैंने इस बीज को जो है वो उगा दिया, तो
अब इस बीज के लिए फेवरेबल क्लाइमेट नहीं होगा, फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं होगा कि ये पनप पाए। तो ये वेट कराता है बीज को कि तुम थोड़ी दिनों बाद उगना। ये कुछ समय के लिए बीज को सुला देता है और उसको उगने नहीं देता। तो ये रोकता है, ये एक्चुअली में प्रिवेंट करता है बीज को जर्मिनेट होने से, राइट। और ये जो है वो स्टडी के थ्रू पूरी चीज़ सामने आई है और ये इमीडिएट जर्मिनेशन से रोकता है। अब देखो, वही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि जो सीड जो होते हैं वो प्लांट में कब बनते हैं, एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, एंड में बनते हैं, आखिरी में। जो पूरी एक्टिविटी मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई। अब जब बीज आखिरी में बना, अब जब बीज को दोबारा से जो है वो जर्मिनेट होना है, तो अब वो तो सीजन चला गया प्लांट की ग्रोथ का, अब वो नेक्स्ट सीजन आएगा। तो ये नेक्स्ट सीजन तक उसको सुला देता है जब तक फेवरेबल एनवायरमेंट, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं बनता जिससे कि वो बीज जो है वो सक्सेसफुली अच्छे से ग्रो कर पाए, तब तक जो है वो उस बीज को सुला के रखता है। तो ये इसका बेहतरीन इंटेलिजेंट फंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। और डेवलपमेंट प्रोसेस में इसके फंक्शन होते हैं, और जो ऑर्गन के जो साइज होते हैं, जो स्टोमेटल क्लोजर वगैरह जो होता है उसमें ये काम करता है। वो पूरी चीज़ जो अभी हम लोगों ने बात करी इसके बारे में। तो इसके बारे में बस ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। प्लांट हार्मोन है जो प्रीलिम्स में आएगा, और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा अपन ने कवर कर ली, जिससे कि अगर थोड़ा डिटेल में भी पूछेंगे प्रीलिम्स में तो आप पूरी चीज़ आंसर कर पाओ A to Z। क्लियर है यहाँ तक बात है। एक स्कीम की बात हो रही है, स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ये स्कीम। स्कीम का मेजर मकसद ये है कि स्मार्टफोन्स 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं पंजाब के अंदर, जो 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन्स दिया जाएगा। ये बेसिकली एजुकेशन को, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने पर फोकस कर रहा है। तो पेंडेमिक के समय पे, ये पेंडेमिक के समय पे आज की डेट में सब डिजिटल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये स्मार्ट कनेक्ट स्कीम जो है वो लॉन्च करी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। अब इस न्यूज़ की बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली ओपिनियन हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो एक पूरी हम लोग स्टोरी देखेंगे कि हम लोग की कंट्री के अंदर किस प्रकार से स्थिति जो है वो टाइगर्स की ख़राब हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर टाइगर डिक्लाइन होते जा रहे थे। और फिर बट अभी अभी जो है वो कुछ समय से हम लोगों ने टाइगर पर फोकस करना शुरू किया, टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया। टाइगर से रिलेटेड ये टॉपिक मैं आपको इसलिए डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ अभी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में टाइगर के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, और बाय चांस अगर मेंस में टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यू शुड एबल टू आंसर, और अगर प्रीलिम्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो यू शुड एबल टू आंसर, राइट। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो हमारी कंट्री के अंदर टाइगर प्रोटेक्शन को लेकर 2 कानून देखने को मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर हम लोग को देखने को मिला था। और पूरी कहानी क्या, किस प्रकार से हुई, तो इसको समझ लो आप। तो देखो गाइस, यहाँ पर जब हमारी कंट्री के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, तो उस समय हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सोशल चैलेंजेस थे जिससे बाहर निकल कर आना था, राइट। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी कम हो रही थी। ये पीरियड जो है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये 1980s का और 1990s का पीरियड हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस समय इकोनॉमिक रिकवरी जो है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो स्लो थी, पेड़ों को काटा जा रहा था। जैसे कि मुझे याद है कि मेरे बचपन का एक वीडियो है जिसमें मैं जहाँ पर, जिस जगह पर रहता हूँ उस जगह पर मतलब मेरी दादी का एक मंदिर है, एक हाइट पर एक मंदिर है, दादी ने बनवाया है। तो वहाँ पर जो मैं गया हुआ था, वीडियो में था पूरा, और पूरा एरिया जो था वो जंगल एरिया था। और आज की डेट में वहीं से खड़े होकर मैं चीज़ें देखता हूँ तो पूरे दूर दूर तक जो है वो मल्टीज़ बन गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई है, टाउनशिप बन गई है। तो आज से पहले जंगल एरिया हुआ करता था जिसको काट काट कर सरकार ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड्स बना दी, ह्यूमन हैबिटेशन की साइट्स बना दी, यानी कि टाउनशिप बना दिया, बिल्डिंग्स बना दी, रेसिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिल गए, मॉल्स वगैरह। तो इससे क्या हुआ, फॉरेस्ट एरिया जो है उसको हम लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। इसके अलावा लोकल हंटिंग हुई। आपको पता है कि टाइगर्स को मारा गया किस पर्पस के लिए, स्मगलिंग पर्पस के लिए। उनकी चमड़ी का इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ह्यूज प्राइस मिलता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी बढ़ गई, देखने को मिली। और जिस पर कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। सरकार जो थी वो सो रही थी या फिर सुस्त थी, आप ये कह सकते हो, क्योंकि पॉलिटिकल कमिटमेंट जो था कंजर्वेशन को लेकर, संरक्षण को लेकर, जो पॉलिटिकल कमिटमेंट जो हुआ करता था कि कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो गिरता गया। सन 2000 से के आसपास ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिली कि चीज़ें और डिक्लाइन हुई, चेंज हुई। यहाँ पर धीरे धीरे करके जो कोर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ करता है, कोर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि वो लोग जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं स्पेशली, और फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो वेरियस रूल्स रेगुलेशंस प्लान्स बनाते हैं कि कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे जो है वो कंजर्व करना है। बट यहाँ पर क्या हुआ, पूरी बॉल जो चली गई वो आईएएस के हाथ में चली गई। आईएएस एक मल्टी टास्किंग वाले पर्सन होते हैं। कल को आप आईएएस बनोगे तो आप डायनेमिक फील्ड में जाकर काम करोगे, है ना। अब यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, और आज की डेट में भी यही देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे करके स्पेशलाइजेशन से हम लोग जनरल की तरफ जा रहे हैं, जो कि चीज़ों को ख़राब भी कर सकता है, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि
फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया, अगर कोई एक्सपर्ट होगा फॉरेस्ट की फील्ड में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की फील्ड में, तो ही वो बेटर पॉलिसीज क्रिएट कर सकता है। और वो अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर अगर उनके हाथ में पूरा डिसीजन मेकिंग पावर चली जाएगी तो और भी सिनेरियो खराब होगा। यही सेम चीज़ जो है वो उस समय देखने को मिली, जो कि आज की डेट का भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा ओपिनियंस के अंदर और जो बातें कही गई है ऑथर्स के द्वारा, वो ये कही गई है कि अननेसेसरी हम लोगों ने लोन लेना शुरू किया ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक के थ्रू। अननेसेसरी लोन, हमारे पास कोई प्लान नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ नहीं, बेजबरन में हम लोगों ने बिना किसी ब्लूप्रिंट के लोन लेना शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने हमारी कंट्री के ऊपर ही बर्डन डाला। और आप जानते हैं कि लोन लेने से फ़ायदा जो हुआ वो किसी का नहीं हुआ, सिर्फ फ़ायदा जो हुआ वो पॉलिटिकल इनका हुआ, नेताओं का हुआ, राइट। इसके अलावा बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया। एक्सप्लॉयटेशन जब होना शुरू हुआ तब उस समय यानी कि फॉरेस्ट जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जो ये वन निवासी जो हुआ करते थे तो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ मूवमेंट्स वगैरह सामने आए। उसके बाद फिर एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है वो बना दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। फिर एक सबसे बड़ा जो अलार्मिंग बेल बजा वो ये बजा कि सरसिका, तो यहां पर टाइगर लुप्त हो गए, एक टाइगर नहीं बचा। इसको लेकर उस समय जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह जी थे, उस समय उन्होंने अपॉइंट किया टाइगर टास्क फोर्स, और ये पूरी चीज़ हुई थी 2005 में। और जब ये टाइगर टास्क फोर्स अपॉइंट हुआ तो फिर चीज़ें चेंज हुई, टाइगर मैनेजमेंट के मॉडल्स बनाए गए, तैयार किए गए, क्योंकि हालत ख़राब हो गई, एक जगह से टाइगर लुप्त खत्म। तो ये फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में हालत ख़राब कि यार इंडिया से टाइगर गायब हो रहे हैं। और टाइगर गायब होने की वजह मैंने आपको बता दी कि पोचिंग हो रही थी, हंटिंग हो रही थी, इस प्रकार की चीज़ें, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो अब फिर ध्यान दिया गया, बट फिर भी टाइगर्स का तो भला नहीं हुआ, बट ब्यूरोक्रेसी का, फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का तो बहुत भला हुआ। तो ये चीज़ जो है वो सामने आई। तो ये पूरा ओवरऑल मुद्दा था। फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल कॉपरेशन आया प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर, ग्लोबल टाइगर फोरम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती है जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। टोटल 13 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर हम लोग को टाइगर देखने को मिलते हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज हैं ये। तो इन कंट्रीज़ ने मिलकर टारगेट किया कि ये जो है वो टाइगर्स की जो 5 प्रजातियां हैं, 5 सब स्पीसीज़ हैं, उसको ध्यान देंगे, उस पर ध्यान देंगे और उसको कंजर्व करने पर फोकस करेंगे, काम करेंगे। और अपनी अपनी कंट्री में वेरियस एक्शंस इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे टाइगर प्रोटेक्शन को लेकर। फिर एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आई। तो ये भी 2005 में स्टैब्लिश हुई। याद आया 2005 का समय जब हम लोग को देखने को मिला टाइगर लुप्त हो गए थे, तो उस समय फिर ये सब चीज़ें सामने आना शुरू हुई। टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा रिकमेंड की गई ये बॉडी थी। और फिर ये इसको बताया जाता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी इसलिए है क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाई गई है। और किस कानून के द्वारा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको 2006 में फिर अमेंड किया गया था। और आज की डेट में क्या आवश्यकता है? आज की डेट में ये आवश्यकता है कि जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है उसको फिर से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए वाइल्ड लाइफ लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। यानी कि फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी दूसरे मैनेजमेंट की जगह सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर काम करे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली काम करे, एक स्पेसिफिकली टीम बनाई जाए जो कि एक्सपर्ट्स की हो। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर को दूसरी सेंट्रल स्कीम जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की उसके साथ मर्ज कर दिया जाए, ये एक अच्छा स्टेप देखने को मिल सकेगा। और ये जो आपके पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके सजेशन में होंगे, आपके आंसर में। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो मोनोपोली हम लोग को टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर देखने को मिलती है उसको हटाया जाए, मोनोपोली को, जैसे कि टाइगर रिसर्च में, टाइगर मॉनिटरिंग में, नेचर एजुकेशन में, टूरिज्म में, राइट, और कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको रोकने के लिए सिर्फ सरकार लॉज बनाती है, कानून बनाती है, या फिर सरकार वेरियस पॉलिसीज बनाती है। तो उसको हटाकर ये जो काम करने को दिया जाए प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी, लोकल कम्युनिटीज़ को भी, एनजीओ को भी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को भी, राइट। तो इस पर जो है वो जोर देने की आज की डेट में आवश्यकता है, तब जाकर पूरी प्रोसेस स्मूथली जो है वो चलेंगे और तब जाकर हम लोग टाइगर कंजर्वेशन की तरफ आगे बढ़ सकेंगे, राइट। अब इस न्यूज़ की बात करें गाइस, तो देखिए कल आपको याद आ रहा होगा हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जिस वेबसाइट में रियल टाइम बेसिस पर पता लग सकेगा कि कहाँ कहाँ पर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। वैसे ही उसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक कंपाइलेशन लेकर आए, एक किताब निकाली उन्होंने, बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक किताब निकाली जिसमें लिखा हुआ था कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के क्या बेहतर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो इसके अंदर लिखा गया कि एलिफेंट जो है उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए, यानी कि जो उसका जंगल है वहीं पर ही एलिफेंट को रखा जाए, यानी कि कुछ टेरिटरी होती है ना एलिफेंट जोन, तो वहीं पर ही एलिफेंट को रखा जाए। कोशिश की जाए कि वो उस टेरिटरी से बाहर ना जाए, क्योंकि उस टेरिटरी से बाहर नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और वहाँ पर पानी के सोर्सेज जो है वो क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि पानी के लिए एनिमल बाहर जाता है, पानी पीने के लिए, खाने के लिए, और या फिर आग लग जाती है अगर जंगल में तो वो बाहर भागते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट जो है उसको अच्छा कर दिया जाए, क्रिएट कर दिया जाए, और पानी की पर्याप्त व्यवस्था जो है वो वहाँ पर
तैयार कर दी जाए जिससे कि जानवर जो है वो बाहर ना जा सके। इसके अलावा एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस बना दिए जाए। एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस जो कि तमिलनाडु में बनाए गए थे, तो वैसे ही और दूसरी जगह पे भी करना है। ये होता है एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस, जिसमें आप देख रहे हो ये ऐसी दीवार है कि एलिफेंट इसको लांग कर कूद कर जा नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ कर दिया जिससे कि वो उसका मूवमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया पर रेस्ट्रिक्ट हो जाए। तो ये तमिलनाडु में देखने को मिली। हैंगिंग फेंसेस वगैरह और रबल वॉल वगैरह, तो ऐसी चीज़ें जो है वो कर्नाटका में देखने को मिली, राइट। इसके अलावा जो चिली स्मोक का उपयोग ये बंगाल में किया गया एलिफेंट को जो है वो दूर करने के लिए, कि चिली स्मोक यानी कि आग लगा दी जाती थी फॉरेस्ट एरिया के बाहर पर, और वो मिर्ची की आग होती थी जिससे कि वो फॉरेस्ट के बाउंड्री पर नहीं आते थे, क्योंकि बाउंड्री पे आएंगे तभी तो बाहर निकल पाएंगे, तो बाउंड्री पे नहीं आते थे जानवर एलिफेंट। और इसके अलावा जो बीज होती है ना मधुमक्खी, उसका साउंड, या फिर शेर का कार्निवोर्स का साउंड, जैसे कि ये आसाम में किया गया, ये इसको न्यूज़ में भी हम लोगों ने कवर किया था कि स्पेशली रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स, इनके आसपास कुछ ऐसी डिवाइस बना दी जिसमें से मधुमक्खी की ज़ू वाली जो साउंड होती है ना, तो वो यहाँ पर आ सके मधुमक्खी की। तो जैसे कि क्योंकि मधुमक्खी से ये डरते हैं बेचारे ये एलिफेंट, तो जैसी मधुमक्खी का सुनते हैं उनको लगता है अरे बाप रे काट लेगी, भग जाते हैं, तो वो फिर पास में ना आए, तो वो डरें। तो ऐसी भी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जो है वो शुरू किए गए। तो ये इसलिए बताया गया कि दूसरी जगह पर जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ पर भी, उस एरिया पर भी ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है वो एड ऑन किया जाए जिससे कि एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिले। इसके अलावा 2537 एकड़ का एक प्राइवेट लैंड परचेज किया गया कर्नाटका के अंदर, जहाँ पर एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया, यानी कि एक एलिफेंट कॉरिडोर वहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया कि एलिफेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एक एसएमएस अलर्ट आएगा कि अगर एलिफेंट का प्रेजेंस कहीं पर होता है तो एक वार्निंग आ जाएगी कि हाँ आसपास एलिफेंट है। जैसे कोरोना वायरस का अभी आरोग्य सेतु नहीं देखने को मिलता कि आपके आसपास अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है तो आपके पास जो है वो आने लगेगा सिग्नल कि एक कोई आसपास है, वैसे ही यहाँ पर एलिफेंट आसपास होगा तो आ जाएगा, क्योंकि एलिफेंट में कुछ ऐसी डिवाइस लगा दी जाएगी कि जैसे कि इस रेंज में अगर कुछ ह्यूमंस हैं वहाँ पे, यानी कि हैबिटेशन ह्यूमंस का भी है, तो एनिमल उसकी तरफ आ रहा है, एलिफेंट ह्यूमंस की तरफ जा रहे हैं, तो ह्यूमंस के मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो देखने को मिला। एंड आज की डेट में इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज का उपयोग क्यों करना है हम लोगों को, तो ये इस पर्टिकुलर कंपाइलेशन में बताया गया जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की, कि 500 से ज़्यादा ह्यूमंस की मृत्यु हुई है एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान, और मिलियंस लाखों रुपए की जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, क्रॉप्स का डैमेज हुआ है ये एलिफेंट्स के आने से, और ना ही सिर्फ ह्यूमंस का नुकसान हुआ है बल्कि एलिफेंट की भी मौत हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। तो ये चीज़ भी यहाँ पर सामने आई है। एशियन एलिफेंट की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। इंडियन एलिफेंट कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि रिसेंटली गुजरात के अंदर देखने को मिली थी, गुजरात गांधीनगर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CMS 13 यानी कि कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज की 13 COP हम लोग को देखने को मिली थी फरवरी 2020 में। तो उसी समय एलिफेंट को, इंडियन एलिफेंट को अपेंडिक्स 2 में जो है वो रख दिया गया था। और एलिफेंट जो है गाइज ये एक नेचुरल हेरिटेज एनिमल है इंडिया का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाथी भारत का प्राकृतिक धरोहर पशु हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। और एशियन एलिफेंट सब इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट नंबर्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं, 29,964 हैं ये 2017 के सेंसस के थ्रू पाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू ये सेंसस हम लोग को जो देखने को मिला था। और पूरे दुनिया भर में 60% जो एलिफेंट की, हाथी की जो प्रजाति है वो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। एंड गाइज आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। एंड इस लेक्चर की PDF की बात करें तो इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ में, पूरे महीने में सिर्फ 100 रुपीज़ देने से रेगुलरली आपको इस लेक्चर की PDF मिलेगी। और PDF का फ़ायदा ये होता है कि आपको डेली बेसिस पर हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना टाइम जो है गाइस हैंड रिटन नोट्स बनाने की जगह दूसरी एक्टिविटी में लगा सकते हो, जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या जनरल स्टडीज़ के किसी टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि मिनिमम यहाँ पर 100 रुपीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए रखा है जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड अगर आप गाइस अफोर्ड कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप मेरी मेहनत को देखते हुए आपको जो ठीक लगे 100 रुपीज़ के ऊपर आप अपना कंट्रीब्यूशन इस चैनल के लिए दे सकते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से ये चैनल जो है वो लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा और मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपके कंट्रीब्यूशन से। एंड आपको इस यानी कि आप अगर प्रीमियम मेंबर बनते हैं, ये PDF परचेस करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। डेली लेक्चर्स जो आप देख रहे हैं उसकी PDF आएगी आपके पास। संडे को जो करंट अफेयर्स का एक टेस्ट आता है उसकी PDF भी आपको इसमें मिलेगी। साथ ही साथ पूरे लेक्चर जो होते हैं डेली, उसका एक वीकली कंपाइलेशन मैं बनाता हूं, जिससे कि आपको हर एक दिन का लेक्चर क्लिक कर टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। एक PDF ओपन करो, उसमें पूरे हफ्ते का हो। ऐसा ही महीने के एंड में पूरे महीने का भी एक कंपाइलेशन आपको मिलता है।
अब इसके अलावा अभी से चालू किया है 10 अगस्त 2020 से ये चीज़ शुरू हुई है कि अब से आपको अगस्त मंथ से महीने के एंड में प्रिंटेबल फॉर्मेट पीडीएफ मिलेगी, जो प्रिंट फ्रेंडली जो पीडीएफ होती है ना, प्रिंटेबल फॉर्मेट वाली, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो, वो मिलेगी। और उसमें सिर्फ नोट्स होंगे प्रॉपरली। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमें जो है वो हार्ड कॉपी में पढ़ना है, तो उनके लिए ये मैंने प्रोवाइड करा दी। इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग मिलेगी, और रेगुलर तो ये मिलेगी। जो कंपाइलेशन आपको मिलता है इंग्लिश हिंदी दोनों वाला, तो ये तो रेगुलर रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ ये भी इसके साथ प्रिंट वाली भी चीज़ आपको इसमें इंक्लूड कर दी गई है, जो कि 50 या 60 पेजेस की होगी, जिसको आप प्रिंट करा सकते हो मंथ के एंड में। ठीक है, तो ये है, इतना सब कुछ आपको मिनिमम 100 रुपीज़ पर मंथ में मिलेगा। और अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप एक साथ 5 महीने की एडवांस में पेमेंट करते हैं, यानी कि अभी से लेकर दिसंबर तक की एडवांस पेमेंट करते हैं आप, यानी कि मिनिमम 500 रुपये, तो आपको जून 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक की पीडीएफ फ्री में दूंगा मैं। मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री में आपको मिलेगी जून 2019, पिछले साल जून 2019 से लेकर अभी इस साल अभी जो बीता जुलाई 2020 है, पूरे एक साल की पीडीएफ फ्री। तो ये है गाइस, और इसके बारे में एक जानकारी देनी थी। और आज कोई भी होमवर्क नहीं है, आज छुट्टी है आप लोगों की, और कल जो है संडे है, कल कोई लेक्चर आता नहीं है। कल के दिन आप लोगों का टेस्ट आता है। टेस्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, यानी कि वो भी अगर आप देखोगे तभी जाकर आपकी पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो पूरी होगी। टेस्ट में कुछ पुराने टॉपिक्स का क्वेश्चंस मैं रखता हूँ, जिससे कि आप जो है वो रिकॉल कर पाओ कुछ पुराने टॉपिक को। इसके अलावा कुछ नए भी जो टॉपिक्स होते हैं वो मैं इंक्लूड करता हूँ टेस्ट में। ठीक है, तो कल वाले टेस्ट को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। एंड फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर देख लीजिए, आपने इसको सब्सक्राइब किया है कि नहीं। ये जो चैनल पे लेक्चर आया है, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, और बेल आइकन पे हिट कीजिएगा। एंड गाइस लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे मंडे को डेली लेक्चर्स में। कल हम लोग टेस्ट पर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा।